हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने टू चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम आपका 7 जुलाई को होना है। इसमें हम बात करेंगे ईवीएस के बारे में, जो आपके एग्जाम में 30 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी बुक पे आता है, जैसे 3, 4, 5 ये सारी बुक का ही होगा। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या है शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। वैसे तो मैंने ईवीएस आपकी क्लासेस पूरी खत्म करवा दी, बस आपको क्या है इस समय रिविजन तौर पे आपको मैं पढ़ा रही हूँ। ओके, जैसा कि पर्यावरण अध्ययन के 6 मुख्य थीम है, तो कौन कौन से 6 मुख्य थीम है, तो याद रखेगा यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है। साथ साथ में यूपी टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और स्टेट के लिए भी, और साथ साथ में बीपीएससी जो आपका पर्यावरण पूछा था उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, सीटेट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पहला पॉइंट हो जाएगा, इसमें से एक थीम पूछ लिया जाएगा कौन सी नहीं है या है। कई बार सीटेट में पूछा गया, तो आपको 6 थीम याद होनी चाहिए। जैसे परिवार एवं मित्र के अंतर्गत क्या आता है, संबंध, जानवर, पौधे, कार्य एवं खेल। इसके संबंध में इतने आते हैं 4। ठीक, तो याद रखिएगा। भोजन, आश्रय या आवास, पानी, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और जो करते हैं, ये इसकी प्रमुख 6 थीमें हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके सामने जो पर्यावरण। अब यहाँ से एक शब्द आपका क्वेश्चन बनता है कि पर्यावरण क्या होता है। तो पर्यावरण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। परि प्लस आवरण। कैसे बना है? परि प्लस आवरण। परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर से आवरण का। ठीक, परि का जो अर्थ होता है चारों ओर से, आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ। इस प्रकार पर्यावरण शब्द का अर्थ है कि व्यक्ति के चारों ओर, उसके आसपास के जो कुछ भी है उसका पर्यावरण ही कहा जाता है। जैसे पर्यावरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहा जाता है। इन्वायरमेंट शब्द जो है फ्रेंच भाषा से इन्वारो शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है घिरा या घिरा हुआ। इस प्रकार पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है हमारे आसपास का वातावरण। आसपास का वातावरण है जो पृथ्वी पर जीवन चक्र को संभव बनाता है। पर्यावरण सभी जैविक अजैविक घटकों का युग्म है। देखिए, पर्यावरण जो है एक जैविक होता है, अजैविक होता है। जैविक होता है जो आसानी से गल सड़ जाते, अजैविक होता है जो क्या है गल सड़ते नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे आपका जैवमंडल। जैवमंडल क्या है, तो इस पे हम बात करते हैं। जैसे पृथ्वी के सभी भाग जहाँ जीवन मौजूद है वह जैवमंडल कहलाता है। जैसे जैवमंडल के देखिए इसमें दिया है पृथ्वी के सभी भाग जो मौजूदा है। जैसे आपका पानी, पेड़, ऑक्सीजन, ये सब क्या है एक साथ ही मौजूदा है, जो आपको ये बनाता है, तो उसे कहा जाता है जैवमंडल। ओके, क्योंकि इसमें हर चीज आपका पृथ्वी आ जाएगा, पानी आ जाएगा, जानवर आ जाएंगे, मनुष्य आ जाएंगे, सब अंतर्गत आते हैं। इकोलॉजी शब्द क्या है, तो इकोलॉजी देखिए, इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी की उत्पत्ति जो है ग्रीक शब्द से हुई है। इसका इको हाउस का अथा लॉगस का स्टडी से हुई है। पारिस्थितिकी इकोलॉजी पौधे एवं जंतुओं के आपसी संबंध एवं उनके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम इनस्ट हाइक्ले ने सन 1869 देखिए 1869 में प्रस्तुत किया था। किसने किया था? अर्नेस्ट हैक्ले ने किया था। तो याद रखिएगा इकोलॉजी का शब्द का प्रयोग किया था। ओके, कब किया था? 1869 में किया था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा परितंत्र क्या होता है। देखिए, परितंत्र के बारे में हम पढ़ लेते हैं। परितंत्र इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र एक प्रकृत इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतः क्रिया करके एवं एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे परितंत्र के हम थोड़ा कुछ पॉइंट जान लेते हैं क्या होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द पहली बार कब हुआ था? 1935 में एक अंग्रेजी वनस्पति शास्त्री जी किसने इसका प्रयोग किया था? तो एजी टांसले द्वारा इसे गढ़ा गया था। अगर पूछ लिया जाए पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग किसने पहली बार किया था, तो याद रखिएगा एजी टांसले के द्वारा किया गया था। और ये कब हुआ था? तो 1935 में हुआ था।
जैसे आपके जो है परितंत्र के घटक, एक होता अजैविक घटक, एक जैविक घटक। अजैविक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जैसे भौतिक कारक, अकार्बनिक। जैसे भौतिक कारक में आ जाएगा तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब। अकार्बनिक कारक के अंतर्गत जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। और कार्बनिक के अंतर्गत क्या आ जाएगा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। अब जैविक घटक कौन कौन से होते हैं? तो इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या आएगा। जैविक घटक के उत्पादक में हरे पौधे हो जाए, उपभोक्ता हो जाएगा जंतु, और अपघटक होता है सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो ये डेटा याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह से ही इसका ग्राफ याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं खाद्य श्रृंखला, जो फूड चैन बनती है। देखिए, परितंत्र में सभी जीवधारी ऊर्जा की पूर्ति के लिए एक दूसरे के लिए निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। देखिए, जो जैसे आपका ये सन हो जाएगा, ठीक है, ये आपका सन है, साथ में आपका ये पेड़ है, साथ में आपका ये टिड्डा कोई हो जाएगा, घास मान लीजिए, या लोमड़ी, या से, तो ये सब एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? निर्भर होते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य क्या होगा? तो पेड़ को ऑक्सीजन मिलेगी, इससे पेड़ क्या रहेगा? पेड़ हरा भरा रहेगा। फिर टिड्डा क्या खाता? घास खाता है। तो जो इस पेड़ पे आधारित है, घास पे आधारित है। ठीक है, फिर आपकी जो लोमड़ी या फिर हिरन जो छोटे मोटे जानवर को खाते, तो इस पे आधारित है। अब शेर किस पे आधारित है? तो लोमड़ी पे आधारित है। तो यही होता है, जो जो एक क्या है, सीक्वल चलता ही रहता है। ये इसे कहा जाता है फूड चैन। ठीक है, जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ओके, तो याद रखिएगा। जैसे नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं फूड चैन। देखिए, जैसे ये फूड आपका चैन है, ठीक, तो थोड़ा मैं यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे ये आपकी ग्रास है, ये ग्रास होपर है, ये फॉक्स है, तो ये किस पे आधारित? देखिए, ग्रास जो है ये क्या खाता है? ये घास खाता है, इस पे आधारित है। फॉक्स क्या होता है? टिड्डा, छोटे मोटे जानवर को खाता है। तो एक दूसरे से ये घिरे हुए हैं। साथ में इसमें क्या हो जाएगा? जैसे ये किसको खाता है? फंगस को खाता है। और जो हार्ट, ये आपका चील जो होता है, ये स्नैक को खाता है। तो एक दूसरे पे क्या है, ये आपकी जो फूड चैन होती है, इस तरह से कोऑर्डिनेट फिर से ऐसे ऐसे चलती रहती है। इसे ही कहा जाता है फूड चैन। ओके, तो याद हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं ट्रॉपिक लेवल क्या है, तो इसमें हम बात कर लेते हैं। देखिए, पोषण स्तर, सभी जीव जंतु खाद्य श्रृंखला में एक निश्चित स्थान रखते हैं, जिसे पोषण स्तर कहते हैं। जैसे इसमें ये कहा जाता है, जैसे इसमें देखिए, एक सेकेंड, जैसे सूर्य, ये आपका हरा पौधा है, कितनी कैलोरी दे रहा है? 2000 कैलोरी के आसपास। और ये इससे कितनी कैलोरी ले रहा है? हरे पेड़ पौधे से 200, सॉरी, ये आपका जो 20,000 कैलोरी ले रहा है, लेकिन ये जो हिरन है, इससे कितना कैलोरी ले रहा है? तो याद रखिएगा 2000। और इसी तरह से लोमड़ी से कितना कैलोरी ले रहा है? तो ये इससे, तो आपका ये हो जाएगा 200। और जो शेर है, लोमड़ी से कितना कैलोरी ले रहा है? 20 kg। ओके, जैसे आपका ये हो जाएगा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो जाएगा। ये आपका सेकंड, जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाएगी लेवल, उतना ही कैलोरी क्या है, कम होता जाता है। जैसे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है, इसमें आपका 20,000 होता है। सेकंड ट्रॉपिक लेवल जो होता है, इसमें क्या है, थोड़ा घट जाता है। इसी से जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल होता है, उसमें भी घट जाता है। फोर्थ लेवल में बहुत ज़्यादा कम कैलोरी हो जाती है। जैसे आपकी ये हो जाएगा क्या है, ये आपको हम बताते हैं फूड वेब। फूड वेब जो से खाद्य जाल क्या है? खाद्य श्रृंखला के परस्पर संबंध को खाद्य जाल कहते हैं। जैसे ये देखिए, आपस में ही, जैसे अभी जैसे फूड चैन की तरह था, उसी तरह से ये है खाद्य जाल। अब जैसे ये आपका ट्री है, पौधा है, तो ट्री किस पे आधारित है? ये खाता है, टिड्डा खाता है ट्री को, जैसे घास खाता है, और चूहा भी घास थोड़े बहुत खाते हैं। और फ्रॉक्स क्या होता है? फ्रॉक्स जैसे मेढक, मेढक टिड्डा को खाता है। और ये जो चील आपका होता है, चील, चील ये किसको खाता है? स्नैक को खाता है। ठीक है, स्नैक जो होता है ये हिरन। तो फिर से वही अकॉर्डिंग क्या है, चलती रहती है। अब जैसे चूहा, चूहा किसको खाएगा? ये चील भी चूहा को भी खा सकता है, स्नैक भी चूहा को खा लेगा। तो इस तरह से ये क्या फूड चैन जो है चलती रहती है, उसे ही कहा जाता है खाद्य जाल। ठीक, जो आपस में क्या है, जुड़े रहते हैं, एक दूसरे को ऊर्जा प्रदान करते रहते हैं। ओके, तो याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं
जो आपका 10% लो एनर्जी का जो किसने दिया है, तो ये तो आप याद रखिएगा लिटमैन ने दिया है 10% लो एनर्जी का। इसे 10% का नियम जो किसने दिया है, लिटमैन ने दिया है, जिसके अनुसार हर अगले स्तर पर ऊर्जा का क्षय होता है, अगले स्तर पर ऊर्जा का 10% ही पहुंचता है, शेष ऊर्जा के रूप में उपयोग होता है। जैसे आपका ये देखिए, थोड़ा मैं इसको जूम कर दूं ताकि आपको दिख जाए। ये देखिए आपका ये थर्ड हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट में आपको कैलोरी कितना मिला, ये आपका जो है 1000 कैलोरी मिला, लेकिन इससे ये कम हो गया, 10% का लिंक लगेगा, क्योंकि आपका देखिए 1000 हो जाएगा। अगर हम 10% का ये लिंक लिए तो 100% इसको देंगे, तो ये कितना बचा, 100। ठीक, इसी तरह इसको निकाला जाता तो 100 इसका आ जाएगा। अब इसका 10% कैलोरी निकालेंगे तो सॉरी इसका निकालेंगे तो 10 बच जाएगा। तो इसी तरह थर्ड को सबसे कम एनर्जी लोड मिलता है। ओके, तो याद रखिएगा 10% का नियम के कौन लाया था, तो लिटमैन लाए थे, तो याद रखिएगा। ओके, अब हम कुछ बात कर लेते हैं पर्यावरण जो दिवस आपके होते हैं, ये आपके 1 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे 2 फरवरी को क्या बनाया जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस बनाया जाता है। 3 फरवरी को विश्व वन्य जीव दिवस बनाया जाता है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वन्य दिवस बनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस बनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस बनाया जाता है। 7 अप्रैल को क्या बना, विश्व स्वास्थ्य दिवस, और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 8 मई को बनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस बनाया जाता है। 22 मई को क्या बनाया जाता है, विश्व जैव विविधता दिवस बनाया जाता है। 31 मई को क्या बनाया जाता है, विश्व तम्बाकू निषेध दिवस बनाया जाता है। देखिए तम्बाकू दिवस निषेध भी बनाया जाता है, फिर भी सब खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इम्पोर्टेंट है, 5 जून को क्या बनाया जाता है, पर्यावरण दिवस जून बनाया जाता है। 8 जून को क्या बनाया जाता है, विश्व महासागर दिवस बनाया जाता है। 21 जून को विश्व योग दिवस बनाया जाता है। 11 जुलाई को बनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। 29 जुलाई को बनाया जाता है विश्व टाइगर दिवस। और 12 अगस्त को बनाया जाता है विश्व हाथी दिवस। 16 सितंबर को बनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। 1 अक्टूबर को बनाया जाता है विश्व शाकाहार दिवस बनाया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 16 अक्टूबर को बनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। 12 नवंबर को बनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 26 नवंबर को बनाया विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। संविधान दिवस भी बनाया जाता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण का दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 10 दिसंबर को मानवाधिकार बनाया जाता है। जुलाई के प्रथम सप्ताह को जो है वन महोत्सव बनाया जाता है, जो आपका जुलाई का प्रथम सप्ताह होता है 1 से 7 के बीच में। 2 अक्टूबर के और से 8 के अक्टूबर के बीच में बनाया जाता है वन्य जीव सप्ताह बनाया जाता है। ओके, तो ये कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के, जो अधिनियम आए हैं। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अधिनियम कब आए हैं। पर पर्यावरण से संबंधित अधिनियम, जैसे भारतीय वन अधिनियम कब आया था, 1927 में आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1972 में आया था। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब आया था, 1974 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम आया था 1981। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986। जैव विविधता अधिनियम आया था 2002 में। वन अधिकार अधिनियम आया था 2007। कई बार पूछा गया है सीटेट में, वन अधिकार अधिनियम कब आया था, ये बहुत बार पूछा गया है, तो 2007 में आया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वापसीकरण की। क्या बात कर लेंगे, वापसीकरण क्या होता है। वह प्रक्रिया जिसमें तापमान द्वारा जल और गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया उष्णांग अवस्था को छोड़कर प्रत्येक तापमान, स्थान व समय में होती है। वाष्पीकरण की दर कई कारकों पर निर्भर भी करती है। जैसे आपके ये प्रमुख कारक कौन से हो जाएंगे, जैसे इसमें प्रमुख कारक इस प्रकार है। पहला हो जाएगा सतह क्षेत्र, सरफेस एरिया क्या है। बढ़ने से वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। जब सतह का क्षेत्र बढ़ा दिया जाता है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। इसलिए किसी भी गिलास में डाले गए गर्म दूध की अपेक्षा
पलटी में डाला गया गर्म दूध जल्दी ठंडा हो जाता है, क्योंकि गीले कपड़ों में सूखने के लिए उन्हें धूप में फैलाया जाता है। ठीक वाष्पीकरण होता है, देखिए आप अगर गीले कपड़े धूप में अगर फैलाएंगे तो उसका वाष्प बन के जितना पानी होता है वाष्प बन के उड़ जाता है, तो क्या हो जाता है, कपड़ा सूख जाता है। इसी तरह इसको कहा जाता है वाष्पीकरण सतह क्षेत्र। ठीक, इस पर सरफेस एरिया। क्वेश्चन अब नेक्स्ट पॉइंट है, और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो पहले आप लोग वीडियो शेयर कर दो, लाइक, अगर चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको ये ईवीएस की जब तक पूरी कंप्लीट क्लास नहीं हो, 6 दिन में इसकी ईवीएस हम पूरी कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तापमान क्या है, टेम्परेचर। देखिए वे वृद्धि दर का तापमान जितना अधिक होगा उसका वाष्पीकरण भी उतना ही जल्दी होगा। इससे पदार्थ के कणों पर पर्याप्त गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। आर्द्रता क्या होती है, में कमी। यदि वायु की नमी की मात्रा कम हो तो वाष्पीकरण शीघ्र होता है, पर वायु में नमी होने के कारण वाष्पीकरण देर से होता। वर्षा के दिनों में गीले कपड़ों को इसी कारण सुखाने में देरी लगती है। देखिए जो आपकी आर्द्रता होती है उस समय क्या होता है, जब बहुत ज्यादा है, जैसे ठंडी ठंडी में क्या रहते हैं, कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। ओके, उसकी मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी कारण जो है कपड़े जल्दी नहीं सूख पाते हैं। हवा एरिया क्या होता है कि गति में तीव्रता तेज हवा में वाष्पीकरण शीघ्र होता है। हवा तेज होने के कारण जल वाष्प हवा के साथ उड़ जाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं मिश्र धातु। यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन प्रमुख जो है मिश्र धातु कौन से, जैसे कांसा, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज क्या है, तो इसमें हम बात करते हैं कांसा एक मिश्र धातु है। कांसा क्या है, एक मिश्र धातु है, कई बार पूछा गया है। यह मिश्र धातु जो है तांबे और टीन से बनी है। किससे बना है कांसा, जो याद रखिएगा तांबे और टीन से बनी है, जो दो धातुओं को पिघलाकर मिलाकर प्राप्त की जाती है। प्राप्त मिश्र धातु तांबे की तुलना में कठोर होती है। ओके, तो याद रखिएगा तांबे और टीन से मिलकर बनी है, और इसका जो इसका बनाया जाता है वो कितना है, धातु की तुलना में बहुत ज्यादा कठोर होती है। इसका जो लाल रंग कैसा रंग होता है, तो लाल भूरे रंग का होता है। आदिवासी हजारों सालों में कई चीजें बनाने के लिए कांसे का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। कांस मानव जाति के इतिहास में इस्तेमाल होने वाली पहली मिश्र धातु है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। नेक्स्ट पॉइंट है जैसे कांसा एल्युमिनियम से भारी होती है। देखिए कांसा जो है एल्युमिनियम से भारी होती है। कांसा बहुत मजबूत होता है और इसके उपयोग तो मूर्तियों का बनाने के लिए किया जाता है। कांसा बनाए जाने वाली धातुओं को गहरी खानों से प्राप्त किया जाता है। ओके, तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए पीतल क्या होता है, पीतल पे बात कर लेते हैं। पीतल क्या है, देखिए पीतल आपका जो है पीतल, कॉपर, तांबा और जिंक की मिश्र धातु है। पीतल जो है कि कौन सा रंग होता है, पीले रंग का होता है। पीतल का उपयोग बर्तन, मूर्तियां, अनेक प्रकार की वाद्य यंत्र, ताले, पानी या टोटियां, मकानों में लगने वाले सामान बनाने में काम आते हैं। तो याद रखिएगा, ये आप याद रखिएगा जो पीतल है इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। किसके द्वारा ये मिश्र धातु है, तांबा और जिंक की मिश्र धातु है, तो याद रखिएगा। ठीक है, किसकी धातु है, जिंक की। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम के बारे में जान लीजिए। देखिए एल्युमिनियम एक धातु है जो एल्युमिनियम को बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है, बॉक्साइट से। एल्युमिनियम धार जो बहुत ही हल्की और मजबूत होती है। कैसी होती, हल्की होती है और साथ साथ में मजबूत होती है, धातु होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका मरुस्थलीकरण क्या है। अब मरुस्थलीकरण क्या है इस पर बात कर लेते हैं। देखिए मरुस्थलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रकृति या मानव निर्मित कारकों के कारण सूक्ष्म भूमि या सूक्ष्म और अर्ध सूक्ष्म भूमि की जैविक उत्पादकता कम हो जाती है। मरुस्थलीकरण के कारण अतिचारण कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा। देखिए कौन से है, अतिचारण हो जाएगा, अस्थिर कृषि तकनीकें हो जाएगी, वनों की कटाई हो जाएगी, अस्थिर जल प्रबंध हो जाएगा, अत्यधिक जनसंख्या और प्रकृति साधनों का अत्यधिक दोहन हो जाएगा, शहरीकरण एवं पर्यटन का विकास करना हो जाएगा, काल, गरीबी और राजनीतिक अस्थिरता या
अस्थिरता ज्ञात करना, जल परिवर्तन। ठीक है, तो याद रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा मरुस्थलीकरण के प्रभाव क्या पड़ेंगे, जैसे वनस्पति क्षतिग्रस्त नष्ट हो गई या फिर मिट्टी बंजर हो जाती है, मृदा अपरदन में बदतर हो जाता है, प्रकृति आपदाओं के प्रति संवेदनशील में वृद्धि होती है, पीने के पानी में प्रदूषित स्रोत होता है, अकाल, गरीबी और सामाजिक संघर्षों का उदय होता है, पेड़ बड़े पैमानों पर पलायन को मजबूत करना होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सभ्यताओं में ऐतिहासिक पतन का कारण बना होता है, प्रजातियों को विलुप्त होना है। ओके, तो ये सब इसके क्या हो जाते हैं, प्रभाव जो पड़ते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आर्द्रभूमि स्थिर प्रभाव क्या क्या पड़ते थे। अब वन्यमूलन क्या है, तो वन्यमूलन याद रखिएगा, जैसे वनों की कटाई को मानवीय गतिविधियों की सुविधाओं के लिए जंगलों या अन्य भूमि के बड़े पैमाने पर पेड़ों को हटाने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह एक गंभीर पर्यावरणीय चिंता है। जैसे आजकल क्या हो रहा है, वैसे भी पेड़ की बहुत ज़्यादा कमती हो रही है। तभी आप देखा होगा कि गर्मी में कितना डिग्री चल रहा है, 50 डिग्री के आसपास चल रही है। क्योंकि किसके कारण, क्योंकि पर्यावरण जो है बहुत खत्म होता है जा रहा है, पेड़ सब काटे जा रहे हैं, पेड़ नया कोई लगा नहीं रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि एक एक पेड़ जरूर लगाइएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा वन्य मूल्य के प्रमुख कारण क्या है। देखिए, इसके जो आपके कारण है, वनों की व्यापारिक कटाई होती है, घरेलू ईंधन के लिए वनों पर निर्भरता होती है, स्थानांतरित कृषि, अत्याधिक एवं अवैध पशुचारण, खनन और औद्योगिक कारण, वन्य भूमि का कृषि चारागाह, भूमि की परिवर्तन, अम्ल वर्षा, वनों में लगने वाली आग या कीटाणु एवं रोग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा वन विनाश के परिणाम क्या है। जो वन विनाश मतलब वन विनाश क्या हो, किसके कारण हो रहे, इसका परिणाम क्या पड़ता है। अनियंत्रित एवं अवैध रूप से वनों की कटाई। देखिए, सबसे ज्यादा तो कटाई हो रही है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो रही है। देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि क्यों हो रही है, सबके घर में क्या आजकल एसी लगा लेते हैं। एसी एक एक नहीं लगाते, चार चार एसी लगा लेते हैं। ठीक, जो उसका कार्बन निकलता है तो उसे तो फैलता, और जैसे वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा, पेट्रोल ये सब गाड़ियां चलती, उसी कारण कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि भी हो रही, अम्ल वर्षा, परिस्थिति असंतुलन आदि इकाई प्रदूषित परिणाम सामने आ रहे हैं। कुछ का विवरण निम्नानुसार है। जैसे जैसे आपका जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, वनवासियों एवं वन जीवों का आवास को समाप्त होना हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा वनों पर आधारित ग्रामीण कुटीर उद्योग समाप्त होना और सूखा आकलन, बाढ़, भूमि अपरदन, रेगिस्तान का विस्तार होना। देख सकते हैं रेगिस्तान पे इस समय बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। जलवायु में परिवर्तन होना, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होना, हरित गृह प्रभाव में वृद्धि होना। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि आदि। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पर्यावरण से संबंधित जो आंदोलन होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा, जैसे चिपको आंदोलन, ये सीटेट में भी कई बार पूछा गया है, अपिको आंदोलन भी पूछा गया है, तो आप ये आंदोलन याद रखिएगा, दो नंबर का पूछा जाता है। जैसे आपका पूछा जाएगा चिपको आंदोलन, वृक्षों को कटाव से संबंधित 26 मार्च 1973 में उत्तराखंड की रैणी गांव से प्रारंभ हुआ, रैणी देवी द्वारा किया गया था। चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था, तो याद रखिएगा ये आपके, वैसे तो इसके जो सुंदरलाल बहुगुणा चंडी प्रसाद भी इसमें शामिल है, लेकिन शुरू किसने किया था, तो याद रखिएगा रैणी जो है ये गौरा देवी ने शुरू किया था इसका आरंभ। ठीक है, और कब किया था, तो 26 मार्च 1973 में किया गया था। और ये कहाँ का है, उत्तराखंड का है। उसमें और भी जो शामिल है, तो याद रखिएगा चिपको, कभी कभी क्या है, गौरी देवी का नाम नहीं देते, सुंदरलाल बहुगुणा का मतलब नाम दे देते हैं कि चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट भी। ठीक है, दोनों शामिल है, तो याद रखिएगा। अपिको आंदोलन क्या है, यह आंदोलन अपिको आंदोलन से प्रेरित होकर कर्नाटक राज्य में 1983 में प्रारंभ हुआ। ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था, कर्नाटक राज्य से प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था, 1983 में प्रारंभ किया गया था।
अपिको आंदोलन के नेतृत्व कौन है? तो याद रखिएगा इनके नेतृत्व कौन है, मतलब किसके द्वारा किया गया था? तो पांडुरंग हेगड़े ने किया था। किसने किया था? इसका नेतृत्व है पांडुरंग हेगड़े ने किया था। ठीक, तो याद रखिएगा नेतृत्व। नर्मदा बचाओ आंदोलन, अब इसमें हम बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये कब आया था? तो याद रखिएगा 1985 से 1998 तक चला था। 1985 से 1989 तक ये चला। यह आंदोलन नर्मदा नदी पर बने रहे सरदार सरोवर परियोजना के विरोध से प्रारंभ हुआ। इसके प्रमुख जो नेता हैं कौन है? मेधा पटाकर के अलावा जो है अनिल पटेल है, बुक्का सम्मान से नवाजी गई थी। अरुंधति राय भी और बाबा अम्बेडकर भी थे। ठीक, इसमें जो जो भी शामिल थे तो याद रखिएगा कौन कौन इसमें शामिल थे। ठीक, जिसे मेधा पटाकर तो ही के अलावा भी थे अनिल पटेल। कभी कभी मेधा पटाकर का नाम नहीं देते, अरुंधति का नाम दे देते हैं, तो याद रखिएगा क्योंकि ये आपका जो नर्मदा बचाओ आंदोलन में कौन कौन शामिल हुआ था। ओके, ये सारे नाम याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट है बिश्नोई आंदोलन। ठीक है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। बिश्नोई आंदोलन क्या है? तो इस पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, बिश्नोई समुदाय को पर्यावरण के प्रति उनके समर्पण के लिए जाना जाता है। इस समुदाय के लोग प्रकृति एवं जीव जंतुओं को खुद से ज्यादा महत्व देते हैं। सन 1700 के आसपास राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र से खेजड़ी गांव से बिश्नोई आंदोलन हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व अमृता देवी नामक एक महिला ने किया था। ओके, देखिए बिश्नोई आंदोलन एक ये था जो वृक्षों को काटा जा रहा था, लेकिन सब वहां पे क्या है, वृक्षों को काटने के लिए मना कर दिया। ठीक है, तो उसमें क्या है, आज जो है वृक्षों में लिपट गई थी बहुत महिलाओं की, 300 कुछ करके महिलाओं की हत्या हो गई थी। जो आंदोलन चलाई थी कौन? तो याद रखिएगा बिश्नोई। ओके, तो याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं पक्षियों के बारे में। ठीक है, थोड़ा पक्षियों के बारे में क्या बताइए, कल बस पक्षियों के बारे में पढ़ लेंगे। देखिए, आज यहीं तक रखते हैं, कल हम पढ़ेंगे पक्षियों के बारे में, और किसके पक्षियों के बारे में पढ़ लेंगे, हाथियों के बारे में, जो आपके एनिमल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं, और वीडियो आप लोग क्या है शेयर जरूर करिएगा, लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।